हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 7 जून 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी और वेरियस सोर्सेस है। द हिंदू के भी कुछ आर्टिकल हम इसमें ऐड कर देते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हिंदू में काफ़ी आते हैं आर्टिकल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यूज़ एंड प्लीज़ डू शेयर द वीडियोज़ इफ़ यू फाइंड देम आई मीन इन्फॉर्मेटिव। आपको अगर लगता है कि आपको हेल्प मिल रही है तो आप प्लीज़ दूसरों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। सो विदाउट फर्दर डिले हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आज जो इम्पॉर्टेंट डिस्कस करनी ज़रूरी है मान ले। सो हाँ, आज 7 जून को एक इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज़ नोन एज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ठीक है, तो फर्स्ट जो सेलिब्रेट हुआ था वो 7 जून को ही सेलिब्रेट किया गया था और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अडेप्ट किया गया था। उनका दिसंबर 2018 में ही किया गया है, जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोलैबोरेशन से उनका ने इसको अडॉप्ट किया है। 2021 की थीम जो है, थीम 2021 की क्या है? सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। ठीक है, सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। आपके कल के लिए, आपके अच्छा स्वास्थ्य हो कल आपका, तो आपको आज अपने फूड कैसा लेना चाहिए? सेफ फूड, है ना, जो जिसमें प्रोटीन युक्त हो और आपको एक बैलेंस डाइट आपको लेनी चाहिए। इट डिस्कसेस द फैक्ट दैट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सेफ फूड हैव इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। तो मैंने अपने 21 डेज में क्या किया, क्या खाया, वो भी मैं आपको बता सकती हूँ और हमको क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, है ना, वो भी। द डे एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनिफेस्टिंग सेफ फूड स्टैंडर्ड एंड ऑल्सो रिड्यूस द बर्डन ऑफ डेथ्स ड्यू टू फूड बॉर्न डिजीज भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने 2 ऑफ इट्स एजेंसी को डेजिग्नेट किया है कि ये जितने भी पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में फूड सेफ्टी को प्रमोट करेंगे उसके लिए एफर्ट्स करेंगे। वो दो कौन है? एक तो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज FAO। आप मुझे बताइए कि FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? प्लीज़ अभी आप आंसर करें कमेंट सेक्शन में। एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी इस पर मेहनत कर रहे हैं लोग। द यूनाइटेड नेशन हैज़ डेवलप्ड अ गाइड टू डिस्कस वाई फूड सेफ्टी इज़ नेसेसरी एंड हाउ इट कुड बी अचीव्ड। ठीक है, तो 5 की पॉइंट्स इसके लिए हैं कि गवर्नमेंट को पहले इंश्योर करना चाहिए सेफ और न्यूट्रिशियस फूड फॉर ऑल। एग्रीकल्चर फूड प्रोड्यूसर्स इनको अडॉप्ट करनी चाहिए गुड प्रैक्टिसेस। बिजनेस ऑपरेटर्स मस्ट मेक श्योर फूड इज सेफ। ऑल कंज्यूमर हैव अ राइट टू सेफ हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड। ठीक है, तो फूड सेफ्टी जो है एक ऐसा नहीं है कि वो केवल मेरा ही कर्तव्य है, वो एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबको सबके साथ में होनी चाहिए वो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, एग्रीकल्चर फूड प्रोड्यूसर हो, बिजनेस ऑपरेटर्स हो या फिर सारे कंज्यूमर्स हों। ठीक है, सो प्रोमोटिंग हेल्थ एंड एंडिंग हंगर विच आर 2 ऑफ द मेन एम्स, है ना, जो किसके हैं? SDGs जो है, सतत विकास के लक्ष्य जो है हमारे SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इनका जो मेन एम है कि ये है कि हंगर को हटाना है और हेल्थ को प्रमोट करना है। तो गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव भी हैं, जैसे फर्स्ट स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स भी डेवलप की गई है FSSAI के द्वारा 5 पैरामीटर्स पे जो है ना। और रमन 1.0 भी था एक, ये क्या था? एक ऑपरेटिव डिवाइस है ये जिसमें डिटेक्शन होगा ऑयल्स, मतलब जो इडिबल ऑयल्स, फैट्स और घी है जो। ठीक है, इनोवेटिव सोल्यूशन टू टेक फूड सेफ्टी टू स्कूल कॉल्ड द फूड सेफ्टी मैजिक, ईट राइट अवार्ड्स। तो ये सब इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं। ठीक है, बाकी कल हम देखेंगे वर्ल्ड ओशियन डे एंड वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। तो वर्ल्ड ओशियन डे की अगर आप थीम आज ही बता सकते हो तो आप बताओ। ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछती हूँ अब, कल जैसे मैंने आज जो न्यूज़ ऑन AIR है तो उसमें G7, बिम्स्टेक और ब्रिक्स के बारे में ही आया, तो ये 3 मैंने कल ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। कल एक दिन छोड़ के हम कल इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे, लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप प्लीज़ एटलीस्ट इतना बता दीजिए कि G7 इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका बिम्स्टेक का कब हुआ था, ठीक है, और ब्रिक्स का कब हुआ था। मतलब इतना आप लिखोगे ना, आज इतना भी आप फाइंड करोगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद रहेंगे। ठीक है, ये 100% है, ये आप भूलोगे नहीं फिर कभी भी। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। व्हाट्सएप वर्सेस गवर्नमेंट इन 2 केसेस इन हाई कोर्ट, ईच साइड कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ। तो यूज़र प्राइवेसी एट हार्ट ऑफ बोथ केसेस, पॉलिसी अपडेट ट्रेसेबिलिटी। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में 2 केसेस हैं, सेंटर्स वर्सेस व्हाट्सएप से रिलेटेड, और यहाँ पे यूज़र प्राइवेसी को लेके मतलब बहुत ज़्यादा कंसर्न है। पहले केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, व्हाट्सएप डिफेंड कर रहा है अपनी प्राइवेसी
प्राइवेसी पॉलिसी का जो अपडेट है 2021 में, आपने देखा होगा कि पहले हमको उस अपडेट पे क्लिक करना पड़ रहा है तब हम अपना व्हाट्सएप चालू कर पा रहे हैं ना, नहीं तो फिर वो दोबारा से आपको प्ले स्टोर में जाके आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, विच आस्क यूजर टू साइन अप टू इट्स डेटा शेयरिंग पॉलिसी विथ फेसबुक ग्रुप कंपनीज, है ना। तो वाइल द सेंटर इज अपोजिंग द पॉलिसी अपडेट ऑन ग्राउंड्स इंक्लूडिंग वायलेशन ऑफ इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी, मतलब सेंटर का यहाँ पे ये तर्क है, जैसे सपोज कि आपने कोई भी पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस की यहाँ पे, ठीक है, आपको उसके स्टेक होल्डर्स के बारे में मतलब व्हाट्सएप से पता चल रहा है कि ये है मैक्स लाइफ या फिर कुछ भी आपने प्लान खरीदा, ठीक है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे चली गई, फेसबुक के साथ। जब फेसबुक और ये व्हाट्सएप एक ही कंपनी है, तो इनका जो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर इन्होंने फेसबुक के साथ कर दिया। फेसबुक जो है डिफरेंट तरह के जो पॉलिसी इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस से रिलेटेड पॉलिसी हैं वो आपको रिकमेंड करते रहेंगे। तो एक तरीके से ये भी है मोनोपोली, मोनोपोली जिसे कहते हैं, एकाधिकार इस क्षेत्र में, मतलब बहुत सारी चीज़ों में हमारी जो इन्फॉर्मेशन इन ग्रुप के पास रहेगी, बिग टेक के पास, तो बहुत ज़्यादा इससे चीज़ें हो सकती हैं, है ना, इफेक्ट हमारी प्राइवेसी को पड़ेगा। द सेंटर हैज़ आर्ग्यूड दैट व्हाट्सएप इज इंडल्जिंग इन एंटी यूजर प्रैक्टिसेस बाय ऑब्टेनिंग trick consent and allege that its entire existing user base is being made to accept the terms and condition before। अभी हमारे यहाँ पे जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो अभी लॉ नहीं बिल बन पाया है, अभी क्या है, ये पेंडिंग में है। सेकंड केस में क्या था कि जो व्हाट्सएप है उन्होंने ये बोला कि जो सेंटर के जो न्यू आईटी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस आई हैं जिसमें ये सोशल मीडिया को रिक्वायर किया गया है, बहुत सिग्निफिकेंट है, उनके लिए ज़रूरी है कि ट्रेसेबिलिटी वो बताएं, किसको प्रोवाइड करें, गवर्नमेंट को, कि मतलब ट्रेसेबिलिटी मतलब कि फर्स्ट ओरिजिनेटर की जो ये मैसेज है इसको सबसे पहले किसने भेजा, उस ओरिजिनेटर का पता मतलब आपको प्रोवाइड करना है, किसको, गवर्नमेंट को। तो ये बोला है इन्होंने, अनलॉफुल मैसेजेस ये डेंजरस है, इन्विजन ऑफ प्राइवेसी एंड पोजेज अ थ्रेट ऑफ फ्री स्पीच। तो यहाँ पे देखो व्हाट्सएप बोल रहा है फ्री स्पीच के बारे में, है ना, और वहाँ पे कौन बोल रही है, सरकार बोल रही है फ्री स्पीच के बारे में, प्राइवेसी के बारे में। तो एक तरीके से ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहे हैं दोनों की साइड से। While WhatsApp wants the new rules quest, and the center has argued that the rules pertaining to tracking the first originator is example of reasonable restriction, ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो प्राइवेसी है उसमें आती है ना, कि हमें निजता का हमें क्या है, अधिकार है। बाकी यहाँ पे फेसिंग बैकलैश, दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल विड्रॉज नो मलयालम ऑर्डर। तो यहाँ पे कल ही मैंने आपको डिस्कस भी कर दिया था ये चीज़ कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। यहाँ पे जो नर्सेज थी वो आपस में, मोस्ट ऑफ द नर्सेज आज फ्रॉम साउथ इंडिया, मेनली केरला से, तो वो अपने आपस में जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है तो उसमें मलयालम लैंग्वेज का ही यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे कहना था जो हॉस्पिटल डिपार्टमेंट बाकी सारे लोगों का कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो हिंदी या फिर इंग्लिश ही होना चाहिए, मलयालम आप नहीं बोल सकते यहाँ पे। तो इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन यहाँ पे जो पेशेंट थे, कलीग थे, आपस में वो समझ नहीं पा रहे थे, लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो रही थी, ये भी इनका तर्क था, ठीक है। तो अब इसको दोबारा से हटा दिया गया है, अब ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ पिज़्ज़ा कैन बी डिलीवर वाई नॉट राशन फॉर द पुअर। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से राशन को भी मतलब डोर टू डोर डिलीवरी करने की बात गुजारिश कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम, लक्षद्वीप एडमिन इश्यूज ऑर्डर टू डिप्लॉय गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड फिशिंग बोट्स, ठीक है। तो लक्षद्वीप के जो एमपी हैं मोहम्मद फैजल, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे अटैक किया है उनके न्यू डायरेक्टिव को लेके, डायरेक्टिव्स टर्मिंग देम एज अ मॉकरी एंड अर्ज द अथॉरिटी टू विदड्रॉ देम इमीडिएटली। तो यहाँ पे पहले से ही देखो कितना ज़्यादा इशू चल रहा है इस यूनियन टेरिटरी में, लक्षद्वीप में, और पहले से जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वहाँ के, उनको हटाने की बात की गई थी, प्रोटेस्ट भी चल रहे थे बहुत सारे लोगों के उनकी पॉलिसीज़ की वजह से। अंडर फायर ओवर बिहार पुअर एसडीजी इंडेक्स, जेडीयू रिट्रीट्स स्पेशल स्टेटस डिमांड। तो यहाँ पे तो ये राजनीति खेल रहे हैं, हम अपने जो है अपनी जो इम्पोर्टेंट हमें न्यूज़ जो लेनी है वो देख लेते हैं। एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट विच यूजेस पैरामीटर्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसमें आती है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि बिहार ने जो है नीचे से टॉप किया है, रैंक द टॉप फ्रॉम द बॉटम, है ना। तो ये तो देख लेते हैं यहाँ पे कि एसडीजीज जो है वो क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स के बारे में देखें तो दिसंबर में पहली बार 2018 में लॉन्च हुई थी, 2018 दिसंबर,
और इंडेक्स हैज़ बिकम द प्राइमरी टूल ये बन गई, ठीक है, कि इंडिया में किस तरीके की सतत विकास के लिए प्रोग्रेस किया जा रहा है उसको प्राइमरी टूल इसी इंडेक्स को माना गया। और यहाँ पे कंपटीशन भी है यूटीज़ में बाय रैंकिंग देम ऑन द ग्लोबल गोल्स। इंडेक्स इज डेवलप्ड इन कोलाबोरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द यूनाइटेड नेशन इन इंडिया। एंड ये प्रोग्रेस करती है सारी स्टेट और जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश है 115 इंडिकेटर्स में अलाइंड विद द नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क NIF और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो स्टेट्स और यूटीज़ को किस तरीके से रैंक किया जाता है, तो 0 से 100 का स्कोर होता है इसमें। अगर हायर स्कोर होगा किसी भी स्टेट और यूटी का तो मतलब यहाँ पे ग्रेटर द डिस्टेंस टू टारगेट अचीव, ठीक है। तो स्टेट एंड यूटी आर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज। तो इंडेक्स स्कोर में 4 कैटेगरीज में इनको बांटा गया है, जैसे एस्पिरेंट 0 to 49, परफॉर्मर जिनके नंबर जो 50 से 64 के बीच में लाएंगे, 65 से 99 फ्रंट रनर, अचीवर 100। तो अभी एज प्रेजेंट हमारे यहाँ जो अचीवर है ये एक भी स्टेट नहीं है इन द एस्पिरेंट एंड अचीवर कैटेगरी, ठीक है। एस्पिरेंट की भी कैटेगरी में नहीं है और अचीवर की भी कैटेगरी में नहीं है। व्हाट आर इट्स लेटेस्ट फाइंडिंग्स, तो 6 पॉइंट पे स्कोर किया है कंट्री ने, ओवरऑल इम्प्रूव हुआ है। 60 2019 में था तो 6 पॉइंट से हम बढ़े हैं, ठीक है, 6 पॉइंट 66 हो गए हैं। 66 हमारी 2020-21 की ये है। दिस improvement in on accounts of improvement of performance in providing facility including clean water, sanitation, affordable clean energy among others। केरला की जो टॉप रैंक है इसमें, ठीक है, विद अ स्कोर ऑफ 75। जितना ज़्यादा स्कोर जिसका रहेगा वो क्या है, मतलब अच्छी कैटेगरी में। अब देखो 75 है, दैट मीन्स कौन सी कैटेगरी में ये आ गया, फ्रंट रनर है ना। केरला 75 में आ गया तो केरला इसमें टॉप परफॉर्मर है, फ्रंट रनर। हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु बोथ टुक द सेकंड स्पॉट विद 74। बिहार, झारखंड, असम ने जो है वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट ये इस ईयर के बने हैं। छत्तीसगढ़ ने मेंटेन किया टॉप स्पॉट में अमंग यूटीज़ विद अ स्कोर 79 फॉलोड बाय दिल्ली 68, ठीक है। तो ये बस इंपॉर्टेंट है याद रखना कि कब रिलीज़ हुई थी, 2018 दिसंबर में इंडेक्स। और केरला 75वें नंबर पे है, पहले नंबर पे। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु 74, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड 72 नंबर है। एंड सिक्किम, महाराष्ट्र 71 70, ठीक है। असम, झारखंड और बिहार सबसे लास्ट है, 52 पे असम में। तो ये है। और गोल वाइज टॉप स्टेट जैसे ये हैं, जैसे गोल 1 सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, नो पॉवर्टी है ना, तो उसमें तमिलनाडु ने किया है। गोल 2 में केरला ने, और ज़ीरो हंगर चंडीगढ़ ने। गुजरात, दिल्ली ने किया है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, है ना। तो ये बहुत अच्छे एक बार PPT है, इसको भी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इफ़ यू वांट, और या फिर आप इसको सीधा डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, है ना, साइट से। तो अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो देख। अच्छा, यहाँ पे कुछ IPC के सेक्शन भी न्यूज़ में थे, तो वो भी एक फॉर्मर IAS ऑफिसर है सूर्य प्रताप सिंह, तो इनको बुक किया गया था अंडर IPC सेक्शन 153 वांटली गिविंग प्रोवोकेशन, है ना, जो इंटेंट टू कॉज राइट। तो इनको 465 IPC भी लगा जो फोर्जरी होता है। 505 भी लगा स्टेटमेंट कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीफ अंडर द UP पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल एक्ट 2020 एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो ये सारे सेक्शन IPC के न्यूज़ में थे, इस वजह से हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन यहाँ देख लेते हैं और क्या न्यूज़ हैं। साइक्लोन यास के बारे में आप मुझे बताएं, है ना, कि किसने नेम दिया था इसका। मतलब सारे क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, पर आप आंसर नहीं देते हो, है ना, दैट इज़ समथिंग, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है आप आंसर नहीं देते हो। ये आप ही के लिए है, और अगर किसी और ने आंसर दे भी दिया है तो ऐसा नहीं है कि उसने दे दिया है तो बस आप चुप हो गए। आप जो भी हो, आप अपना खुद का आंसर आप दो, इस वजह से आपको हमेशा याद रहेगी वो चीज़। गोवा गवर्नमेंट रिलीज फिल्म ऑन शिवाजी टू रिस्टोर हिज फोर्ट्स टेम्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि शॉर्ट फिल्म है छत्रपति शिवाजी के रिलेटेड, एंड ओकेजन ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ मराठा किंग कोरोनेशन डे, ठीक है। तो कोंकणी और हिंदी वर्जन इसका टाइटल है छत्रपति शिवाजी महाराज शिव राज्य अभिषेक दिवस, वाज रिलीज ऑन सोशल मीडिया बाय चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत। तो यहाँ पे जो हमारे फैक्ट है वो पढ़ना ये ज़रूरी है कि जो फिल्म है वो 1677 के बारे में बताती है, डिपिक्ट करती है कि यहाँ पे एक पुर्तगीज गवर्नर थे कोंडे दे सैन विंसेंट, ठीक है। तो इसने क्या किया था, ओपन वार्निंग दी थी हिंदूज को कि इफ़ यू वांट टू लिव इन बारडेज, बारडेज नॉर्थ गोवा का है पार्ट, सो यू विल एदर हैव टू अबैंडन योर रिलीजन और लिव बारडेज, या तो तुम्हें अपना रिलीजन छोड़ना होगा या फिर तुम्हें इसको छोड़ना होगा। सो दिस फिल्म सेज वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू शिवाजी हु अटैक्ड
कोलवाले फोर्ट है ना, 5000 सोल्जर्स के साथ जो किया था, आफ्टर विच द पुर्तगीज सरेंडर्ड इन 3 days एंड फिर से दैट शिवाजी वॉज द फर्स्ट इंडियन किंग टू डिफीट द पुर्तगीज। अब यहाँ पे एक पुर्तगीज ने जो डिस्ट्रॉय किया था, बहुत ज़्यादा रिलीजियस एक टेम्पल था जिसका नाम है सप्त कोटेश्वर टेम्पल। ठीक है, अब ये भी आ जाएगा कि सप्त कोटेश्वर टेम्पल वाज इन न्यूज़ रिसेंटली, वेयर इट इज़ सिचुएटेड, तो इट इज़ इन गोवा। ठीक है, सप्त कोटेश्वर टेम्पल। अब देखो एक और फैक्ट यहाँ पे मिल जाएगा, ये सिंबल था ग्लोरी ऑफ द कदम्बा डायनेस्टी। ठीक है, तो कदम्बा डायनेस्टी कहाँ की थी, मतलब मेनली गोवा की, जो रिबिल्ड हुआ था 1668 में, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट यहाँ से हमको फैक्ट मिले, है ना। ये टेम्पल भी याद रखना, सप्त कोटेश्वर टेम्पल। देन यहाँ पे देख लेते हैं, डोंट मेक किड्स पे। तो यहाँ पे इट इज़ टाइम टू, ये एडिटोरियल्स में हम डिस्कस कर रहे हैं सीधा सीधा, इट्स टाइम टू प्लान ए प्रिपेयर फॉर वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन, इट मस्ट बी फ्री एंड विल नीड ट्वीक्स टू करंट रेगुलेटरी रिजिम। आज जो आर्टिकल्स हैं ज़्यादातर बच्चों से रिलेटेड आए हुए हैं कि मतलब बच्चों की केयर किस तरीके से करनी है। देखो, क्योंकि थर्ड वेव जो है, ऐसा बोला जा रहा है कि टारगेट करेगी, वो किसको करेगी, चिल्ड्रन को। दे विल बी द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप इन द थर्ड वेव, अगर आती है, भगवान ना करे अब थर्ड वेव आए। सेकेंड वेव जो अब धीरे धीरे से मतलब समाप्त होती जा रही है, और पैंडमिक अपेयर्स टू बी अबेटिंग, सो हम दिस इज़ द मोमेंट, हमको यहाँ पे स्टॉक लेना चाहिए, इनिशिएट करनी चाहिए कन्वर्सेशन अबाउट मेजर्स टू स्टॉप ऑफ अनदर आउटब्रेक। और दूसरे जो कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी वो रेनफोर्स कर रहे हैं अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, और यहाँ पे ये भी देखना है कि वायरस से किस तरीके से हम न्यू फ्रंट्स में क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं इस वायरस को। तो चिल्ड्रन को हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। जो SBI की रिपोर्ट थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, लास्ट इन्होंने सजेस्ट किया था, है ना, कि वैक्सीनेट चिल्ड्रन, और पेड्रियाटिक जो वैक्सीनेशन है वो कर सकते हैं। एंड द इम्पैक्ट ऑफ द वायरस ऑन चिल्ड्रन वाज नेग्लिजिबल, है ना। पहले जो वेव थी उस टाइम पे, फर्स्ट वेव में चिल्ड्रन पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट उनको नहीं पड़ा था, लेकिन सेकेंड वेव जो करंट सर्ज है अभी का, उसमें देखने को मिल रहा है ना। लेकिन फिर भी जो है इतना ज़्यादा वर्लेंट नहीं है जो पैथोजन है टुवर्ड्स चिल्ड्रन, जैसे एडल्ट्स को हो रही है परेशानियाँ। सो थर्ड वेव हिटिंग चिल्ड्रन, सम हैव हाउएवर बिगन टू लुक एट द नीड फॉर एंटी कोविड शॉट्स फॉर चिल्ड्रन ना। तो ये सारी चीज़ें हैं चिल्ड्रन के लिए, मतलब ज़्यादा फोकस करना होगा हमें। एंड गवर्नमेंट को बातचीत करनी होगी कुछ फॉरेन प्लेयर्स से भी, जैसे फाइजर है विच हैज़ टेकन अ हार्ड स्टैंड, है ना, इंडियाज़ के इंडिमिनिटी रूल्स पे। मतलब ये बोला जा रहा है कि वैक्सीन रिलेटेड जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो रेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी एरर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये 26 करोड़ यंग लाइफ्स इसमें इन्वॉल्व हैं। बट फर्स्ट थिंग्स आर फर्स्ट, वैक्सीन शॉर्टेज को सबसे पहले एड्रेस करना होगा, इनइक्विटीज़ जो है डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना, उसको सबसे पहले आयरन आउट करना होगा अर्जेंटली। और बाकी सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे उन्होंने फ्री इम्यूनाइजेशन भी किया हुआ है एडल्ट्स के लिए, हैव बीन बर्डन बाय द सेंटर लेटेस्ट स्ट्रैटेजी दैट आस्क देम टू प्रोक्योर वैक्सीन 18 to 44 ईयर्स ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे टाइम टेस्टेड प्रोसीजर जो है उस पर रिवर्ट करना होगा, और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, प्रोक्योर द वैक्सीन फॉर ऑल एज ग्रुप, इस चीज़ पे फोकस करना होगा मेन। ठीक है, सीज द मॉनसून में यह है कि जो थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर है ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ हमारा जो फार्म सेक्टर है उसमें, है ना। हमने देखा था कि लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर है 2020-2021, तो इसमें क्या हुआ था, 7.3% से हमारी GDP डिक्लाइन की थी, है ना। तो इसके बावजूद भी एक सेक्टर ऐसा था जो ग्रीव किया था 3.6% से, वो था हमारा फार्म सेक्टर। तो अभी ये बोला है कि अभी खरीफ सीजन वुड आल्सो टेक ऑफ, तो इस टाइम पे होपफुल हमें रहना चाहिए कि मिड जून तक ये जो सेकेंड वेव है ये भी चले जाए, और हम और अच्छे से प्रोग्रेस कर सकें। और यहाँ पे जो है फोकस करना होगा फार्मर्स को, किस पे, कि वो जो ऑयल सीड्स हैं, ठीक है, ऑयल सीड वाली क्रॉप हैं और पल्सेस हैं, ठीक है, ऑयल सीड्स एंड पल्सेस, तो इनका मैसिवली, क्योंकि ये इंपोर्ट भी होते हैं, ठीक है, हम इनको इंपोर्ट भी करते हैं, हम अभी इसमें फुली इंडिपेंडेंट नहीं बने हैं ऑयल सीड एंड पल्सेस में। और यहाँ पे लेकिन क्या है, अगर हम जैसे इसमें कम पानी की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है ना, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ग्रू कर सकते हैं, और ज़्यादा अपने यहाँ प्रोडक्शन इसका कर सकते हैं। और रिड्यूस द एरिया अंडर राइस एंड वीट, क्योंकि राइस एंड वीट में बहुत ज़्यादा पानी भी लगता है, बहुत खर्च होता है। और गवर्नमेंट एजेंसी ने अभी कितना 54.9 मिलियन टोन्स जो है ऑफ राइस एंड 41.3 मिलियन मीट्रिक टन जो है वीट 2020-21 क्रॉप के लिए लिया है, ब्रेकिंग इवन द प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड, है ना। तो इन चीज़ों पे यहाँ पे बोला गया है कि फोकस करना चाहिए। ये जो आर्टिकल है, व्हेन महारियू कंप्लेंट, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बच्ची की बात सुनी और उस पर एक्शन लिया, कि मतलब बच्ची ने मतलब बोला था कि
प्राइम मिनिस्टर इज़ अबाउट हर ऑनलाइन एजुकेशन वर्कलोड, है ना, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला। और हमें मतलब आगे भी ऐसे ही करना चाहिए, जहाँ बच्चों की आवाज़ है वहाँ सुनी जाती है, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है। द बेस्ट होप फॉर द फ्यूचर चिल्ड्रन ही होते हैं। आई स्टेट दैट होप्स फॉर लास्टिंग बिटिंग डिजायरेबल चेंज मस्ट फोकस ऑन इट्स चिल्ड्रन। और यूनाइटेड नेशन ने भी इसको रिकोगनाइज़ किया था, रियलाइज़ किया गया था कि जब मतलब जो पीस बिल्डिंग कॉन्फ्लिक्ट था उस टाइम पे, जो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटीज़ है, उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया कि वॉलंटरी पार्टिसिपेशन चिल्ड्रन का होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट और पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटीज़ में। वो एक तरीके से जिम्मेदार बनाता है उनको, और प्रोमोटेड रिकन्सिलिएशन, है ना। तो ये सब बातें हैं, और यहाँ पे यही डिस्कस किया गया। बाकी ये जो आर्टिकल है, वन स्टेट वन वोट अंडर जीएसटी इज डिसऑर्डर केस, ये वाला आप देख लो थोड़ा, मतलब आर्टिकल 7 ईयर रिपोर्ट कार्ड, तो ये भी आप अपने से देख सकते हो कि मोदी गवर्नमेंट ने किस तरीके के क्या क्या काम किए हैं 7 साल के जो कार्यकाल था अपना, है ना। वन एरिया इन विच द मोदी गवर्नमेंट परफॉर्म वेरी पुअरली इज एग्री एक्सपोर्ट, यहाँ पे ये बोल रहे हैं, और एग्री एक्सपोर्ट में अच्छा काम नहीं किया जबकि कर सकते थे। और इसके अलावा ये जो है वेलफेयर ओरिएंटेड हैं, मतलब रिफॉर्मिस्ट जो बोलते हैं इतना नहीं है, वेलफेयर ओरिएंटेड है यहाँ पे ऑथर का ये कहना है, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे कोविड-19 एंड योर चिल्ड्रन, तो ये पूरा पढ़ लिया है मैंने कि क्या मतलब बच्चों के उसमें क्या करना चाहिए। इस पे एक मैं अलग से सेपरेट छोटा सा वीडियो बना दूंगी 2-3 मिनट का, जिसमें आर्टिकल डिस्कस कर दूंगी। यहाँ पे हाउ द डिजिटल डिवाइड इम्पैक्ट्स यंग इंडिया वैक्सीनेशन चांसेस, तो ये है कि डिजिटल डिवाइड भी अभी बहुत ज़्यादा है। एक जो था लोक नीति CSDS, तो इनके नेशनल इलेक्शन स्टडी 2019 में कराई थी, जिसमें पाया गया कि ओनली 1 इन एवरी वर 3 फाउंड टू बी यूजिंग स्मार्टफोन, ठीक है। तो 90% ऑफ द स्मार्टफोन यूजर हैज़ इंटरनेट एट देयर फोन्स, एंड मेरली 16% एंड 10,000 हाउस होल्ड्स हैड एक्सेस टू अ कंप्यूटर, लैपटॉप एंड एन इंटरनेट कनेक्शन एट होम, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि अभी भी बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, डिजिटल डिवाइड की जो समस्या बहुत ज़्यादा है। वुमेन्स में भी मतलब डिजिटल डिवाइड वो फेस कर रही हैं, और केवल अर्बन रिच और जो अपर कास्ट है, रिच है, एजुकेटेड मैन है, वो ज़्यादा इंटरनेट इनेबल्ड स्मार्टफोन उनके पास हैं, ठीक है। लेकिन करना भी क्या है, हमारे पास भी इंटरनेट है, लेकिन अभी तो हम कोविन पोर्टल पे जाके भी हम अभी वैक्सीन के स्लॉट हमें नहीं मिल रहे हैं ना, वो बाद में मिल जाएंगे, डोंट वरी। 88 पीपल किल्ड इन नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया केबीबी स्टेट मैनी फ्ली, तो नाइजीरिया के केबीबी स्टेट में, ठीक है। मैंने आपको कैपिटल पूछा था, आपने नहीं बताई, बट इट्स ओके, मैं ही बता देती हूँ आपको। नाइजर इज़ द कैपिटल, ओके, नाइजर कैपिटल है। और ये केबीबी है, ठीक है, जहाँ पे ये सब चीज़ें हुई हैं, ओके। और नाइजर ये कैपिटल हो गई नाइजीरिया की। वेस्ट अफ्रीका में आता है ये, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वेस्ट। यूके कोविड डेल्टा वेरिएंट 40% मोर ट्रांसमिसेबल है ये। और जीएस लीडर की जो 2000 एक और सबमिट करेंगे, तो इसमें वैक्सीनेशन के लिए बातचीत करेंगे। नेतन्याहू अलेजेड इलेक्शन फ्रॉड, तो नेतन्याहू अपना कार्यकाल जो है वो मतलब छोड़ रहे हैं, और ये इन्होंने डिप्लिसिटी यहाँ पे बोला है इलेक्शन में। और यहाँ इसराइल की जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप बता सकते हैं, नेसेट, ठीक है। तो होप आप आज के लिए बस इतना ही, एंड जो बाकी के कुछ आर्टिकल्स हैं वो मैं डिस्कस कर दूंगी इन लेटर वीडियो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।